हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE 3 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका इसमें मैं आप लोगों का रिवीजन करवाऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को जो जून 2022 का पेपर है उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये जो पेपर है आपका, ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो है उन्हीं में से प्रश्न आए हुए हैं, तो आपकी ये वैसे भी तैयारी हो जाएगी। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है। पहले प्रश्न के दो भाग हैं, कै और ख। कै, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित जो शिक्षाविद हैं उनके योगदानों का वर्णन करना है। इसमें मारिया मोंटेसरी हो गए और दूसरे टैगोर हो गए, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। और जो इसका ख है उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और जो शैक्षिक सेवाएं होती है वो प्रदान करने के आवश्यकता के दो कारण बताने हैं हमें। तो इसमें पहला प्रश्न है, उसका आंसर हम पहले के कै और ख का आंसर देखेंगे। सबसे पहले मोंटेसरी कौन थे? इन्होंने जो मोंटेसरी शिक्षा विधि है उसका आविष्कार किया था। ये 1870 से 1952 के बीच में इनका 1870 में इनका जन्म हुआ था और 52 में इनकी मृत्यु हुई थी। मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में हुआ था। ये बाल शिक्षा जो थी उनका, उसके प्रति इन्होंने जो दृष्टिकोण था वो कैसा था कि मोंटेसरी विधि है उसके ऊपर जो इन्होंने दृष्टिकोण जो दिया था ना उसका नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया मोंटेसरी विधि। ये मोंटेसरी विधि कहलाता है। इसी विधि के आधार पर उन्होंने बच्चे के लिए शैक्षिक वातावरण तैयार किया था। वे जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो वे मंदबुद्धि बच्चों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था और उनको सिखाने के लिए उन्होंने नई नई शिक्षा विधि व सामग्री विकसित की थी। उन्होंने बाल शिक्षा पर अनेक प्रकाशन भी लिखे थे, जिनमें से जो प्रमुख प्रकाशन थे वो हैं द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, द चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड ट्रेनिंग, वॉट यू शुड नो अबाउट द चाइल्ड और द मोंटेसरी मेथड। ये सारी उन्होंने बच्चों के ऊपर बुक लिखी थी। उनके जो प्रमुख शैक्षणिक विचार थे वो निम्नलिखित हैं। जो मोंटेसरी है, मारिया मोंटेसरी थी, उनका मानना था कि जो प्रत्येक बच्चे यानी कि हर एक बच्चा अनुपम यानी कि निराला होता है और प्रत्येक बच्चे की प्रगति दर भी भिन्न भिन्न होती है। उनके अनुसार सामूहिक शिक्षा की जो पद्धतियाँ होती हैं वो बच्चे की व्यक्तित्वता को कुचल देती है। यानी कि अगर सामूहिक शिक्षा देंगे बच्चों को तो बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चे होते हैं वो सब अलग अलग, उनका क्या व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो इसलिए उनकी व्यक्तित्वता कुचल दी जाती है। उनका मानना था कि बच्चे की जो सहायता व मार्गदर्शन ऐसे करना चाहिए कि उनकी समुचित वृद्धि व विकास हो सके। अध्यापक की कार्यनीति प्रत्येक बच्चे के विकासात्मक स्तर, रुचियों व जरूरतों के अनुसार ही होनी चाहिए। मोंटेसरी थे, उन्होंने शिक्षण के बजाय बच्चे के सीखने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि जो स्व शिक्षा है वो ही वास्तविक शिक्षा है, इसलिए बच्चे को औपचारिक रूप से सूचना रटवाने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी सीखने में सहायता करना, यानी रटने के बजाय सीखने पे ज़्यादा बल दिया है उन्होंने। नेक्स्ट उनका विचार था कि मोंटेसरी कहती थी कि जो इंद्रियां होती हैं वो ज्ञान का द्वार होती है। जन्मोपरांत पहले जो 6 वर्ष होते हैं, जन्म के बाद के जो 6 साल होते हैं, बच्चे के जीवन की निर्णायक व महत्वपूर्ण अवधियां होती हैं। इस समय जो इंद्रियां होती है बच्चों की सक्रिय होती है और बच्चा ज़्यादा सीखता है। इसलिए शिक्षक या शिक्षिका होते हैं, उनके द्वारा बच्चों की स्वाभाविक ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट उनका विचार था कि जो मोंटेसरी विधि जो थी उनकी, यानी कि उनकी जो शिक्षण विधि थी वो बाल केंद्रित थी। इसमें बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मोंटेसरी जो थे वो अध्यापिका के स्थान पर निर्देशिका शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि वे निर्देशन देने वाला कहते हैं, अध्यापक नहीं कहते, क्योंकि उनका कार्य निर्देश देने का होता है। नेक्स्ट है कि मोंटेसरी ने बाल सदन की संकल्पना का प्रतिपादन भी किया था, जिसमें सब चीज़ें बाल केंद्रित थी। आज मोंटेसरी विधि बाल शिक्षा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मोंटेसरी विधि जो है आजकल के जो भी बाल स्कूल चलाए जा रहे हैं, चाइल्ड केयर चलाए जा रहे हैं, उनमें मोंटेसरी जो एजुकेशन मेथड है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये मारिया मोंटेसरी के विचार थे। अब नेक्स्ट हमारा टैगोर के शैक्षणिक विचार हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि होने के साथ साथ बड़े शिक्षक, दार्शनिक एवं कलाकार भी थे। उनका शैक्षिक दर्शन जो था स्वयं खुद से ही प्रभावित, यानी कि वो दूसरों के विचारों से प्रभावित ना होकर स्वयं से ही प्रभावित थे। उनके अनुसार प्रकृति जो होती है वो बालक की उत्तम पाठ्यचर्या तथा शिक्षक होती है, यानी कि जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, वही बच्चों की शिक्षिका है और वही बच्चों का पढ़ने का साधन होता है।
वे परंपरागत शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे, जो कि बच्चों को कक्षा या घर की चार दीवारी में सीमित कर देती है। टैगोर प्रकृतिवाद के साथ साथ प्रयोगवाद के भी अनुयायी थे, यानी कि प्रकृतिवाद तो मानते थे, साथ में प्रयोगवाद पे भी बल देते हैं। वे आत्मबोध पर आधारित स्व शिक्षा में विश्वास करते थे। वे बच्चे की जो स्वतंत्रता है उसके अंदर भी विश्वास करते थे, जो कि बच्चे की बुद्धि, निर्णय, हृदय, ज्ञान, क्रिया व आराधना से संबंधित होती है। उनकी शिक्षा में सार्वभौमिकता की अवधारणा दिखाई देती है, यानी कि सार्वभौमिकता उनकी शिक्षा में हमें स्पष्ट नजर आती है। H.B. मुखर्जी ने इनके बारे में कहा है कि टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के लिए शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने ऐसे प्रयोग किए थे कि जो उन्हें आदर्श का सजीव प्रतीक बना देते हैं। टैगोर के जो शैक्षणिक विचार हैं वो निम्नलिखित हैं। जो टैगोर है उनके अनुसार शिक्षा का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी कि वो हमारे समुदाय से ही संबंधित होनी चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा सजीव एवं गतिशील होनी चाहिए। प्रकृति के संपर्क के साथ साथ बच्चों की जो बच्चे हैं वो प्रकृति के साथ सामाजिक संपर्क के भी अवसर बच्चों को मिलने चाहिए, ताकि उनमें समाज सेवा व स्वशासन के भाव विकसित हो सके। संगीत, अभिनय व चित्रकला का विकास बच्चों में होना चाहिए। जन सामान्य को शिक्षा के लिए देसी प्राथमिक पाठशालाओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। नेक्स्ट उनका मानना था कि शिक्षा को पूर्व मानव रूप में विकसित करना जरूरी होता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। टैगोर का कहना था कि जो शिक्षा होती है वो प्रदान करते समय बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, ना कि उन पे जबरदस्ती डालना चाहिए। नेक्स्ट टैगोर का मानना था कि प्राचीन वैदांतिक शिक्षा पद्धति होती है उसके साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य अभिवृत्तियों को भी संश्लेषित करके शिक्षा का लक्ष्य निर्मित करना चाहिए। टैगोर का उद्देश्य शिक्षा द्वारा पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए पूर्ण बच्चों का पूर्ण विकास करना था। उनकी शिक्षा में विषय क्रियाएं, खेलकूद, स्वशासन, अभिनय, बागवानी ये सारे के सारे शामिल थे। उनके अनुसार शिक्षण विधि वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे के स्वाभाविक रुचियां व आवेश जो होते हैं ना, आवेग होते हैं, उन पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक जो है वे केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहने चाहिए, बल्कि प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधि का भी प्रयोग करें। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी आदि को स्थान देकर शारीरिक क्रिया को महत्व देना चाहिए और इस क्रिया विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में बच्चों के अनुभवों व इंद्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए। टैगोर के अनुसार भ्रमण के समय बच्चों को पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है, यानी कि टैगोर का मानना था कि जब बच्चों को कुछ सिखाना हो ना तो भ्रमण के टाइम बच्चों को सिखाएं तो बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये फ्रोबेल व टैगोर के मोंटेसरी व टैगोर के शैक्षणिक विचार थे। नेक्स्ट हमारा पहले का है कि जो प्रारंभिक बाल विकास या शिक्षा होती है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। दो कारण बताने हमें। तो प्रारंभिक बाल विकास के दौरान अंतक्षेप यानी कि वही है कि जरूरत क्यों पड़ती है, उसी का एक ही मतलब होता है। तो इसके आंसर आएंगे कि प्रारंभिक जो बाल शिक्षा होती है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। गरीबी व इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक अभाव बच्चों के प्रारंभिक निर्णायक वर्षों में बच्चों को अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं, इसलिए ये बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता का विकास नहीं कर पाते और इन परिवारों में जो स्त्रियां होती हैं उनको भी अधिक समय आजीविका कमाने में लग जाता है। तो इनके बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंतक्षेप के रूप में जो आपके बच्चों के जो ECC कार्यक्रम है वो चलाए जाने चाहिए, यानी कि इसलिए ये बच्चों की बाल शिक्षा जो होती है वो ज़रूरी होती है। शाला पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी होती है। बच्चे के 6 से 8 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का विकास तेज गति से होता है। इस समय बच्चे का सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक ये सारे विकास हो रहे होते हैं। इसलिए इस समय अगर इनको सही प्रशिक्षण, पोषण, उत्प्रेरण, समृद्ध भौतिक व मनोसामाजिक परिवेश अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो बच्चों की हानि हो सकती है और बाद में उसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए बच्चों को अनुकूल स्थितियां मिलनी चाहिए जो कि उसे प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि इस समय जो भी बच्चों को मिलता है उसी के आधार पर बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है। इसलिए भी बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 है। दूसरे का क्या है कि क्षति को अपंगता में परिवर्तित होने से कैसे रोक सकते हैं।
और माता पिता होते हैं वो बच्चों की अपंगता के बारे में जब उनको पता चलता है ना, तो किन मनोभावों से गुजरते हैं उनके बारे में बताना है। हमें मनोभाव बताने हैं और उनमें से किसी एक का वर्णन करना है, यानी कि पहले मनोभाव की हेडिंग बतानी है और फिर एक का वर्णन करना है। तो पहले हम इसका दूसरे का आंसर देखेंगे। अब दूसरे प्रश्न का क्या है कि जो क्षति होती है उसे अपंगता में परिवर्तित होने से कैसे रोका जा सकता है। यहाँ पे जो 2-3 प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए या फिर जो क्षति है अक्षमता अपंगता ना बन पाए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। ये क्षति अपंगता और जो अक्षमता है उनमें अंतर क्या क्या है, विकलांगता के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। सारे प्रश्न कैसे भी करके पूछ सकते हैं, इनका आंसर एक ही होगा। क्षति अक्षमता व अपंगता तीनों शब्द अलग अलग होते हैं, यह तीनों अलग अलग अर्थ दर्शाते हैं। हमें देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे क्षति क्या है, क्षति का अर्थ होता है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार का दुराव यानी कि कमी। WHO के अनुसार क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक व शारीरिक क्रियाओं की कमी या असामान्यता होती है। जैसे कि आंख का कॉर्निया सूख जाए, उसमें कोई खराबी आ जाए तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि बच्चे उसमें क्षति हो गई। या फिर जन्म के समय अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाए तो हो सकता है कि उसके मस्तिष्क का कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा किसी रोग के कारण बच्चे का पैर खराब हो जाए, ये सब क्या क्षति के ही उदाहरण माने जाते हैं। किसी किसी में जन्म चिन्ह जो होते हैं यानी बर्थ मार्क होते हैं वो भी एक विकृत ऊतक ही होते हैं, ये भी क्षति कह सकते हैं इनको हम। नेक्स्ट आता है अपंगता क्या है, अशक्तता या फिर विकलांगता, एक ही मतलब होता है। अपंगता विकलांगता है अशक्तता का। अपंगता के अनेक अर्थ माने गए हैं। GDB के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की असमर्थता, संज्ञानात्मक दोष, दृष्टि दोष, सुनने संबंधी दोष, ये सारे के सारे अक्षमता हैं। और शारीरिक व मानसिक दोष होने पर हम उसे अपंगता की श्रेणी में रख देते हैं। किसी विशेष अंग की जो कार्य क्षमता होती है वो सीमित हो, जिससे कि व्यक्ति के दिन प्रति जो रोज के कार्य होते हैं, यानी कि उसके रोजाना के कार्य होते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य प्रभावित होते हैं, वही विकलांगता कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार एक व्यक्ति जिसे कोई शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोक देता है या सीमित करता है तो उसे हम शारीरिक न्यूनता ग्रस्त या फिर विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अक्षमता। अक्षमता क्या है, अक्षमता से तात्पर्य क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्तियों की अंतःक्रिया करने व परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयां हो गई अपंगता। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसे नेत्रहीनता के कारण क्या होता है, पढ़ने में, लिखने में, विद्यार्जन करने में, अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करने, नौकरी में रुकावट अगर आती है तो उसकी जो अपंगता यानी कि नेत्रहीनता है उसकी अक्षमता बन सकती है। परंतु जरूरी नहीं कि हर अपंगता या कमी अक्षमता बने। हर जैसे कि किसी के चेहरे पर कोई दाग या चिन्ह है तो वह उसे फिल्मों में काम करने के लिए तो बाधा दे सकता है, लेकिन दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में यानी कि और किसी कार्य में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके चेहरे पे निशान से। जैसे कि प्रत्येक क्षति अपंगता नहीं होती है, वैसे ही प्रत्येक अपंगता से अक्षमता हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए जहाँ तक संभव हो क्षति व अपंगता के प्रभाव को कम करने के प्रयास हमें करने चाहिए ताकि व्यक्ति स्वयं को अक्षम ना महसूस करे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपंगता या क्षति के बावजूद भी किसी स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी क्या करें, हमें उसे प्रोत्साहन देना कि उसकी उपेक्षा करें। इससे क्या होगा कि उसकी कमियां होती हैं उसकी अपंगता नहीं बनेंगे, यानी कि जो क्षति अपंगता नहीं बनेगी, यानी कि हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए उसके साथ प्रयास करने चाहिए, थोड़ा वो करे थोड़ा हम उन्हें प्रोत्साहित करें, तो इस तरह से उनकी क्षति अपंगता नहीं बनेगी। ये हमारे दूसरे का क्या होगा। दूसरे का ख है कि अक्षम बच्चों के जो माता पिता होते हैं, जो अपंग बच्चों के माता पिता होते हैं, उनके मनोभाव कौन कौन से होते हैं और किसी एक का हमें वर्णन करना होता है। तो जो अक्षम या विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके माता पिता उनके पालन पोषण के दौरान अनेक मनोभावों को झेलते हैं। उनमें अपने बच्चे की अपंगता का पता लगने से लेकर उसे स्वीकार करने तक मुख्यतः 5 संवेगात्मक स्थितियां आती हैं उनके मनोभाव में। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे की अपंगता के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। माता पिता का व्यक्तित्व एवं स्वभाव, उनकी आर्थिक स्थिति और जो वे बच्चे के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं, जीवन स्थिति, इन कारक पर भी माता पिता की जो भाव होते हैं, मनोवेग होते हैं या फिर उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उस पर भी प्रभाव डालते हैं। विशेष बच्चों के माता पिता जो होते हैं आमतौर पर निम्नलिखित मनोभावों को महसूस करते हैं। अब इसमें मैंने जो मनोभाव है इसमें आपको सिर्फ एक का वर्णन करना है और बाकी जो 5 या 6 हैं उनका नाम लिखना है।
इसमें पूरा आंसर है तो मैंने इसमें दे रखा है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसमें आपको सिर्फ एक मनोभाव के बारे में लिखना है। तो पहला मनोभाव जो माता पिता महसूस करते हैं वो होता है मानसिक आघात, यानी कि शौक लग जाता है। दूसरा मनोभाव होता है लेन देन का नजरिया, यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाला नजरिया वो लोग रखते हैं। नेक्स्ट वो सोचते हैं, उनमें रोष उत्पन्न हो जाता है, उनमें गुस्सा आता है। इसके बाद माता पिता अवसाद का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों की वो स्वीकार्यता, स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करना सीख जाते हैं बच्चे को। इसके बाद ये जो है 4-5 व्यवहार है, ये माता पिता बच्चे के, अपंग बच्चे के माता पिता के व्यवहार में हमें झलकता है। अब इनमें से हमें एक का वर्णन करना है तो हम पहले का वर्णन कर देते हैं। आप किसी का भी वर्णन कर सकते हो, इसमें मैं आपके साथ पहले का शेयर कर रही हूँ कि बच्चे के माँ बाप होते हैं, उनमें से क्या है, सबसे पहले उनको मानसिक आघात लग सकता है कई माता पिता को। कुछ माता पिता इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि उनका बच्चा अपंग है, अतः ऐसे में उन्हें गहरा सदमा सा लग जाता है। वे स्वयं को बच्चे की इस स्थिति का दोषी मानने लग जाते हैं और वे पश्चाताप भी करते हैं इसके लिए। ऐसे माता पिता ऐसी स्थिति में जल्दी उबर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है ना उन्होंने ही कोई पाप किया था, उसके परिणाम स्वरूप उनका बच्चा आज इस हाल में है। जिन बच्चों में अपंगता अगर शारीरिक रूप से स्पष्टता दिखाई ना दे तो माता पिता सोचते हैं उनका बच्चा तो बिल्कुल सही है, उन्हें कोई समस्या ही नहीं है। और जो अलग से व्यवहार दिखाई नहीं देता ना, तो वो उसे अलग मानते भी नहीं है। बच्चे के अलग व्यवहार को भी विकलांगता नहीं मानते हैं। ऐसे में वे कभी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी दूसरे के पास जाएंगे, यानी कि वे सोचते हैं ना कि कोई तो कह दे कि इसे कोई समस्या नहीं है, तो वो एक बच्चे के एक डॉक्टर के साथ दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई डॉक्टर कह दे कि उनके बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है। कई बार तो ऐसे माता पिता ऐसे तर्क देते हैं कि उनकी व्याग्रता कम हो सके, यद्यपि उनको यह पता होता है कि बच्चे की प्रगति उनकी अपंगता के कारण नहीं हो रही है, परंतु मानते नहीं है वे। जैसे अगर बच्ची को सुनने में समस्या हो रही है तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी बेटी को सुनने में समस्या हो रही है, वो क्या कहेंगे कि हमारी बेटी तो ढंग से सुन सकती है, यानी कि उसे कोई समस्या नहीं है। पर जो कक्षा है उसमें या तो वो पीछे बैठते ये कह देंगे, या कहेंगे कि जो स्कूल है ना वो सड़क के पास है तो वहाँ पे शोर होता रहता है, इसलिए जो शिक्षिका की आवाज़ है उस पर बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। यानी कि ये माता पिता ऐसी सोच रखते हैं और मानते नहीं कि बच्चे को कोई समस्या है, यानी कि उनको मानसिक आघात हो चुका होता है। तो इस तरह ये मानसिक आघात के बारे में हम इसमें वर्णन कर देंगे, और अगर पूरा पूछा जाए सबके बारे में तो आप सबके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तीसरे का क्या है कि एक शाला पूर्व अध्यापिका के समूह में एक 4 वर्ष की बच्ची है जिसका व्यवहार क्या है, विनिर्मित व्यवहार। इस व्यवहार के जो लक्षण होते हैं वो दर्शाती है। तो इस बच्ची के विकास व व्यवहार संबंधी कठिनाई को दूर करने में मदद के लिए हम अध्यापिका का मार्गदर्शन कैसे करेंगे ये बताना है। और जो बच्चा है जिसको जो मानसिक मंदता की समस्या है, उस बच्चे के पहचान के लिए कौन से लक्षण या संकेत होते हैं ये पूछा गया हमसे। तो कै और ख दोनों में। विनिवर्तित जो व्यवहार होता है वो व्यवहार ऐसा होता है कि इसमें बच्चे चुपचाप रहते हैं, यानी कि बच्चे इसमें काफ़ी शांत रहते हैं, वे सिर्फ अपने में ही खोए रहते हैं, ना तो किसी से अधिक बातचीत करना ऐसे बच्चों को पसंद होता है, ना ही उन्हें ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद होता है। बच्चे का ऐसा व्यवहार अदृश्य व्यवहार भी कहलाता है, यानी कि बच्चे का व्यवहार, बच्चे की क्या मन में क्या चल रहा होता है हमें पता नहीं चलता है, तो अदृश्य व्यवहार भी कहलाता है। जैसे कि एक लड़की है किरण, एक 6 वर्ष की बालिका है, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, उनके माता पिता, दादा दादी व एक बड़ी बहन उससे बड़ी है और एक खुद है। किरण का जन्म जो उसकी बड़ी बहन है ज्योति, उसके जन्म के 3 वर्ष के बाद हुआ। उसकी दादी ने उसके जन्म उत्सव के ऊपर क्या प्रोग्राम इसलिए नहीं किया कि एक और लड़की हो गई थी। वैसे उसके माता पिता मिठाई बांटना तो चाहते थे, परंतु वे अपने बड़ों के व्यवहार के कारण ऐसा नहीं किया कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। जो किरण है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और उसकी कक्षा में 35 बच्चे हैं। पहले कुछ महीनों तक अध्यापिका ने किरण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में ना तो किरण बोलती थी, ना ही ज़्यादा शोर मचाती थी। वह चुपचाप बैठकर अपना काम करती और अन्य बच्चों को खेलते हुए देखती रहती। कुछ समय के बाद जो अध्यापिका ने ध्यान दिया कि जो किरण है, बच्ची है, उसकी कोई दोस्त ज़्यादा नहीं है, ना ही उसकी कोई सहेली है, हर समय वह अकेली रहती है। उनको यह बात असामान्य लगी, क्योंकि और अन्य सभी बच्चे खाली समय में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। तो अध्यापिका को महसूस हुआ कि किरण उस टाइम अकेली रहती है। अध्यापिका के मन में उनके बारे में जानने के लिए जब इच्छा जागृत हुई ना, तो उन्होंने क्या किया कि इसके परिवार के बारे में
परिवार से इस बारे में पता करें। तो परिवार में क्या प्रतिक्रिया हुई, यह जानने की कोशिश की थी। किरण का बार बार इस बात का सुनना कि लड़का होना चाहिए था, ऐसी प्रतिक्रिया के कारण अवश्य उसे यह महसूस हुआ होगा कि परिवार में अनचाही है। इससे उसमें अपने प्रति ही हीन भावना पैदा हो गई होगी। उसको घर के अंदर रहना अच्छा लगता था। वह बाहर के बच्चों के साथ ना तो खेलती थी, ना ही उनसे बातचीत करती थी। वह इस तरह का व्यवहार करती थी कि जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी वो अपने आप को होने हुए ना, ऐसे बोलते हैं ना कि हुआ अनहुआ, वो मानती थी कि अपना अस्तित्व मानती ही नहीं थी। परिवार के अन्य सदस्य भी उसके साथ कोई ज़्यादा विशेष अंतःक्रिया नहीं करते थे, ना ही वे उसको अन्य बच्चों के साथ खेलने या बात करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। इनके वास्तव में तो उसके जो दादा दादी थे वो अक्सर कहते थे कि किरण ज़्यादा बोलती नहीं है, वह अच्छी लड़की है, ये कहते थे। लेकिन ये बात सही नहीं थी। इस एक प्रकार के कथनों के कारण किरण को यह संप्रेषित किया गया कि उसके शांत रहने पर ही उसे लोग पसंद करते हैं, यानी कि जब वो शांत रहेगी तो लोग पसंद करेंगे, इसलिए वो शांत रहती थी। परिवार में किरण के अदृश्य यानी कि विनिवर्तित रहने के व्यवहार को बढ़ावा मिलता रहा धीरे धीरे, और उसका ऐसा व्यवहार अच्छा माना जाता था, इसलिए उसका अलग थलग रहने का ही जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिवार ने किरण के इस व्यवहार को एक समस्या के रूप में बिल्कुल नहीं माना, परंतु अध्यापिका को ये समस्या लगी कि वह न केवल चुप रहती है बल्कि सामान्य बच्चों की तरह भी नहीं रहती है। न ही उसमें फुर्तीलापन है, न ही उत्सुकता है। कभी कभी तो इन बातों से बहुत हताश हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं ना, वो परिवार में कि भाई मुझे तो कोई चाहता नहीं है, अनचाही है, या कोई प्यार नहीं करता। बच्चे इतना चुपचाप रहने लगते हैं कि वे किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। और जो बच्चे होते हैं उनका ऐसा व्यवहार एक ऐसी समस्या बन जाता है कि जो जाके उनकी अदृश्य या विनिवर्तित व्यवहार के रूप में उभर के सामने आता है। लेकिन परिवार वाले ऐसा मानते नहीं है, वो इसे अनदेखा कर देते हैं। यदि परिवार व्यक्ति जो बच्चा है उसके परिवार का व्यवहार अलग थलग रहने के व्यवहार को और अधिक पुष्ट करता है, तो हमें माता पिता को ये समझाना चाहिए, उसे समझाने में सहायता करनी चाहिए कि उनके इस व्यवहार से बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अध्यापिका को माता पिता को यह समझाना चाहिए कि उन्हें बच्चे को अन्य बच्चों के साथ या बड़ों के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने या बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निश्चित रूप से यह सब अध्यापिका केवल एक ही मुलाकात में नहीं कर सकती, और अध्यापिका को सबसे पहले माता के साथ सौहार्द स्थापित करना होगा, और फिर उन्हें उस स्थिति के बारे में समझाना होगा कि भाई आपकी बच्ची ऐसा व्यवहार क्यों करती है, वो समझाना पड़ेगा। यह सब कई मुलाकातों के बाद ही संभव हो पाएगा। सभी बच्चों में अपने बहिर्मुखी व्यवहार के आधार पर अंतर होता है। कुछ बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं तो कुछ आक्रामक होते हैं। यदि किसी समुदाय विशेष में लड़कियों को दबाकर रखने की मान्यता होती है तो हो सकता है कि शालापूर्व उम्र में लड़कियां लड़कों की तुलना में कम बोलते हो। फिर भी बच्चे के विनिर्मित जो व्यवहार होता है उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और उसको सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये बच्चे का विनिवर्तित व्यवहार हो गया। नेक्स्ट एक जो मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। मानसिक मंदता के 3 स्तर होते हैं और इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। एक अल्प मंदता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, ये 2 स्थितियों में हम देख सकते हैं। शालापूर्व वर्षों में कैसे होते हैं और शालापूर्व वर्षों के बाद कैसे होते हैं। शालापूर्व वर्ष यानी कि 0 से 5 वर्ष। वैसे तो ऐसे बच्चे होते हैं या फिर सामान्य बच्चे होते हैं, उनमें छोटी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। स्कूल जाने की उम्र से ही उनमें अंतर स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाता है। किंतु ये बच्चे संप्रेषण के तरीके विकसित कर पाने में समर्थ होते हैं, यानी कि अगर हम इनको कुछ कहें तो वो समझ पाते हैं। शालापूर्व केंद्रों में जाने से इनकी क्षमताओं के विकास में मदद मिलती है। जो स्कूलगामी आयु में के बच्चे होते हैं 6 से 18 वर्ष के, उनमें जो अल्पमंदता होते हैं उसमें ये बच्चे किशोरावस्था तक 6ठी कक्षा तक के लिए अपेक्षित ज्ञान या शैक्षणिक कौशल अर्जित कर लेते हैं। अन्य लोगों के साथ पारस्परिक व्यवहार करना, कुछ सीमित स्थानों तक अपने आप आना जाना, ये सब वो सीख लेते हैं। वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकते हैं। वयस्क होने के बाद इनसे आर्थिक स्वावलंबी होने की आशा भी की जा सकती है, यानी कि अगर इन्हें अल्पमंदता है तो भी ये वयस्क होंगे तो शायद आर्थिक रूप से ये थोड़ा सा सक्षम हो सकते हैं किसी ना किसी रूप में। ये अल्पमंदता थी। अगर बच्चे को मध्यम मंदता है, उन बच्चों के क्या लक्षण होंगे। शालापूर्व वर्षों में होते हैं कि सामान्य बच्चों की तुलना में इन्हें सीखने या समझने में थोड़ा समय लगता है, अतः छोटी उम्र में ही वे सामान्य बच्चों से अलग दिखाई देने लगते हैं। ये बच्चे बातचीत करना व परस्पर क्रिया करना सीख सकते हैं। इनका क्रियात्मक विकास काफ़ी धीमा होता है।
परंतु ये अपनी प्रतिदिन की क्रिया व आवश्यकताओं को प्रशिक्षण मिलने पर जरूर पूरा कर सकते हैं। यानी कि इन्हें अगर हम प्रशिक्षण देंगे या सिखाने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चे अपना काम कर सकते हैं, दैनिक क्रियाएं अपनी आराम से कर सकते हैं। थोड़े से पर्यवेक्षण से ऐसे बच्चों को नियंत्रित किया जा सकता है, अतः वे शाला पूर्व केंद्र में भी जा सकते हैं। स्कूलगामी आयु के दौरान क्या होता है कि इन बच्चों का सामाजिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण संभव हो सकता है। संभवतः वे दूसरी कक्षा के स्तर से अधिक शिक्षा तो ना ले सके, वे जानी पहचानी जगहों पर अकेले जाना सीख सकते हैं। वयस्क होने पर ये किसी के प्रशिक्षण जो पर्यवेक्षण में दिन प्रतिदिन के काम करना जैसे नहाना खाना आदि कर सकते हैं। इसके बाद आती है ये गंभीर मंदता या फिर अति गंभीर मंदता आती है। शाला पूर्व वर्षों में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं कि अपर्याप्त क्रियात्मक विकास होता है, भाषा का अपर्याप्त विकास होता है, स्व देखभाल के लिए भी ये दूसरों पे आश्रित होते हैं, इनमें व्यवहार संबंधी कौशल बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, इन्हें हर समय सहायता की ही जरूरत पड़ती है। स्कूलगामी आयु के दौरान क्या होता है कि इन्हें इनके क्रियात्मक जो विकास होता है उसमें थोड़ी सी प्रगति संभव है। स्व देखभाल की साधारण आदतें इनको सिखा सकते हैं और विशेष रूप से जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें या फिर केंद्रों में ले जाएंगे तो शायद इनको लाभ मिल सकता है। तो ये बच्चों में मानसिक मंदता के जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण होते हैं। ये लक्षण इस तरह से हमने दिए हैं कि अल्प मंदता, मध्यम मंदता या फिर गंभीर मंदता, और इसको एक चार्ट के रूप में भी दर्शाया गया है। सबसे मंद बच्चों के कैसे लक्षण होते हैं, मानसिक मंदता का स्तर क्या रहेगा, अल्प मंदता, मध्यम मंदता और गंभीर मंदता, और ये लक्षण इनके दिखाई दिए बताए गए हैं। ये सारे के सारे मैंने उसमें नोट डाउन कर रखे हैं, ये एक चार्ट के रूप में दिए गए हैं, तो आप इसमें से देख के भी अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। ये बाकी यहाँ पे दूसरा पेज है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका आंसर तैयार कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया वो भी मैंने इसी में से लिख के तैयार किया आंसर। तो यहाँ पे ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न के आंसर मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट 4 5 6 7 4 प्रश्न बचे, उनके आंसर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो के काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।